दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस के बारे में। और गुड गवर्नेंस के अंदर हमारा जो टॉपिक है, जो आगे नेक्स्ट टॉपिक जो आज शुरू होने वाला है, वो शुरू होने वाला है पब्लिक पॉलिसी की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर जो है हमारे दो टॉपिक बनते हैं। एक बनता है स्टेप्स का, कि पब्लिक पॉलिसी के स्टेप क्या है, और दूसरा बनता है प्रोसेस का, पब्लिक पॉलिसी की प्रोसेस क्या है। ठीक है। इन टॉपिक्स को लेकर के हमारी क्लास है आज। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका मतलब क्या है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो कोई देश जो होता है, यानी कि भारत सरकार जो, मान लीजिए किसी देश की जो सरकार है, उस सरकार का जो उसके देश में रहने वाले, उस सरकार के कंट्रोल में रहने वाले जो सिटीजन हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं और उनकी जो जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं जो होती हैं, उनको संतुष्ट करना, उनको पूरा करना। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों की इच्छाओं को, उनके इंटरेस्ट को, यानी कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, उनको पूरा करने का काम जो है वो करती है अपनी पॉलिसी के माध्यम से। और उन्हीं पॉलिसी को हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी, यानी कि लोक नीतियां। ठीक है। तो ये जो है, ये जो पब्लिक पॉलिसी, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा जो है हम, जो लोग हैं यानी कि जो पब्लिक है और जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी के प्रति सरकार जो है वो हमेशा क्या करती है, सही तरीके से, जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है, एक प्रतिनिधित्व सिस्टम है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। ठीक है। उसको मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। यानी कि एक डेमोक्रेटिक तरीके को, एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को सरकार जो है वो सोसाइटी के प्रति और लोगों के प्रति लागू करने का काम करती है। ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको बिहेवियरल तौर पे लागू करने का काम करती है, प्रैक्टिकली तौर पे लागू करने का काम करती है। ठीक है। अदर वर्ड्स में अगर हम देखें, अन्य शब्दों में हम देखें, तो इसका मतलब ये होगा, जिसके द्वारा क्या होता है कि पब्लिक पॉलिसी के अंदर, यानी कि सामूहिक, सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी कि सोसाइटी के अंदर जो है बहुत सारे समुदाय होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं। ठीक है। या फिर एक मेजोरिटी होती है। तो उन मेजोरिटीज का काम करने के लिए सोसाइटी के अंदर जो तरीके अपनाए जाते हैं उनको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। यही पब्लिक पॉलिसी जो है, यानी कि सरकार जो नीतियां बनाती है, सरकार की नीतियां ही ये बताती है कि सरकार सफल रही है या वो असफल रही। यानी कि सरकार की सफलता इन्हीं के ऊपर टिकी होती है। ठीक है। कि ये नीतियां, मान लीजिए कि कोई सरकार जो है वो अपनी पॉलिसी बनाती है, उसकी पॉलिसी कितनी कामयाब है, उस पॉलिसी की कामयाबी ही हमें बताती है कि सरकार कितनी कामयाब है, कि सरकार ने क्या काम किए हैं, वो सब होती है। क्योंकि ये जो है, ये क्यों क्यों होता है, इसके ऊपर डिपेंड की, क्योंकि नागरिक जो सिटीजन जो है, या जो पब्लिक है, यानी कि लोग जो है वो अपनी सहमति देते हैं। ठीक है। वो अपनी कंसेंट देते हैं। ठीक है। वो सेटिस्फाई होते हैं उनसे। सेटिस्फाई और अनसेटिस्फाई जो है लोग सरकार की नीतियों से होते हैं, कि सरकार क्या नीति बनाएगी, क्या पॉलिसी लेके आएगी। जैसे फार्म्स बिल लेके आए गए। ठीक है। एग्रीकल्चर जो लॉज थे वो लेके आए गए, तो उससे पता चला कि पब्लिक सेटिस्फाई है या नहीं है। जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया, वो एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उससे पता चला हमें कि वो ठीक है या गलत है। पब्लिक ने अपनी राय रखी उसके ऊपर। ठीक है। तो लोग सहमत होंगे तो उसको अप्रूव करेंगे, अगर सहमत नहीं होंगे तो लोग क्या है, उसको डिसअप्रूव करेंगे, उसके अगेंस्ट होंगे, उसका विरोध करेंगे। ठीक है। ये बताएंगे और उससे बताएंगे कि सरकार सफल है या असफल है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि नीतियां असफल हो गई तो इसका मतलब है कि सरकार असफल हो गई। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एक गवर्नमेंट की जो वो एक नीति है, अगर वो सफल होती है तो इसका मतलब सरकार सफल है। अगर वो सफल नहीं होती है तो इसका मतलब सरकार असफल है। सरकार ने स्किल इंडिया पॉलिसी लेके आई, तो स्किल इंडिया अगर चलती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती है तो सरकार भी नहीं चल पा रही है उसके जरिए से, कि हम सरकार को कहें कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उस तरीके से नहीं कर पाएंगे हम। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो फिर हम कहेंगे कि वेल गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है। इसी तरीके से ये नीतियां होती है। तो काफी, इससे पहले क्या ये था, इसका इंट्रोडक्शन एक फेज में। पहले क्या होता था कि पहले बहुत लंबे समय तक क्या हुआ कि जो पॉलिसी है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी जो हो, उसको क्या मानते थे, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को, ठीक है, उसको
उसका छोटा फील्ड माना जाता रहा है कि जो पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी हम कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग जो है, पब्लिक पॉलिसी जो है उसको कहते थे हम कि ये जो है पॉलिसी मेकिंग जो है या पॉलिसी जो है, जो हम नीतियां बनाते हैं, वो नीतियां जो है राजनीति का हिस्सा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, लोक प्रशासन का हिस्सा है। ठीक है, इसको पहले हम ऐसा मानते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जाती है, तो इसका सरकार और जो अन्य पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है और जो अन्य पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ जो रिलेशन है वो भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। कि सरकार जो वो ज्यादा जोर देना शुरू करती है पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से देखा जाता है कि ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसके ऊपर फिर जो है वो ज्यादा नजर रखी जाती है। ठीक है, जिससे क्या है कि ज्यादा बारीकी से धीरे धीरे क्या हुआ कि ज्यादा मतलब कि डीपली डीपली चर्चा होनी शुरू होती है, कि बारीकी से ज्यादा बात होनी शुरू होती है कि कैसे सरकार किसी नीति या किसी विकल्प को चुनते समय क्या आकलन करती है। ठीक है, यानी कि कोई अगर सरकार डिसीजन ले रही है तो उसको लेते हुए सरकार किस पॉलिसी को फॉलो करेगी और उसका कंक्लूजन क्या होगा, उन चीजों को ध्यान में रखती है सरकार। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, यानी कि प्रतिनिधित्व वाली सरकार जो है, वो जो स्टेट के जो कार्य हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और जो स्टेट के जो फंक्शनिंग है, स्टेट की फंक्शनिंग वो लोग किस चीज से डिसाइड हो रही है, कि वो है कि लोगों की भागीदारी से, लोगों के अंदर इंपावरमेंट से, सशक्तिकरण से। ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड इंपावरमेंट। ठीक है, तो इस चीज की डिमांड लगातार बढ़ रही है हमारे अंदर कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है, या फिर जो हमारा स्टेट की जो फंक्शनिंग है, वो जो है वो लोगों को जो है वो जागरूक करे, उनको सशक्तिकरण लेके आए पब्लिक के अंदर। ठीक है, एम्पावरमेंट लेके आए, उनको पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो अ, आगे लेके आए, कि वो जो है लोगों को शामिल करे पब्लिक पॉलिसी बनाने में। ठीक है, कि लोक नीतियों की क्रियाओं पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। यानी कि जब से सोसाइटी के अंदर, जब से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई है और जब से जो स्टेट की जो फंक्शनिंग है वो आगे बढ़ी है, उनको ध्यान में रखते हुए क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के कारण जो है वो ये सामने आई है बात, कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है, लोगों का पार्टिसिपेशन जो है और लोगों की इंपावरमेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे लोगों की इंपावरमेंट और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगा सरकार के कार्यों के साथ में, पब्लिक पॉलिसी बनाने के साथ में, तो यहाँ पे होगा क्या, जो पब्लिक पॉलिसी की जो काम है, पब्लिक पॉलिसी की जो फंक्शनिंग है, उसके जो एक्शन है, उनके ऊपर जो वो धीरे धीरे क्या है कि वो स्टडी होना शुरू होती है, यानी कि ब्रॉड स्टडी होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। ठीक है, इससे आगे क्या है कि जैसे पहले क्या होता था कि यानी कि कंटेम्प्रेरी टाइम में, कंटेम्प्रेरी पब्लिक पॉलिसी के अंदर, यानी समकालीन लोक नीति और जो पॉलिसी एनालिसिस है, नीति विश्लेषण में विशेष रूप से जो है अमेरिका को जो हम देखते हैं। ठीक है, और जो 20वीं शताब्दी है, यानी कि हम देखते हैं कि समकालीन आज के समय पे या हमारे थोड़े से पहले समय पे, या पॉलिसी का एनालिसिस जो हम करते हैं, इस एनालिसिस को सबसे ज्यादा अगर किसी ने आगे बढ़ावा दिया है, किसका असर इसके ऊपर देखने मिला है, तो एक तो अमेरिका जो उसका असर बहुत ज्यादा है कि पॉलिसी जो उसका एनालिसिस होना चाहिए। दूसरा, 20वीं शताब्दी का बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस वहां से, इफेक्ट काफी देखो है। तो ये जो है, ये अमेरिका था जहां पे लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को और जो नीतियों के प्रति जो वो ज्यादा यूनिफाइड अप्रोच अपनाई गई, यानी कि ज्यादा एकीकृत चीज अपनाई गई। यानी कि अमेरिका के अंदर सबसे पहले किस चीज की, पॉलिसी एनालिसिस की, कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसका विश्लेषण करने के लिए अमेरिका में सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, और जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी का मतलब है कि 1900 के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट आता है, वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य आता है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि वो पॉलिसी एनालिसिस पे ज्यादा जोर देने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये काम सबसे पहले जो है वो अमेरिका के अंदर शुरू होते हैं। ठीक है, हेराल्ड लासवेल के की एक वो है, रिसर्च है, उनका एक पेपर है या उनकी किताब मान लीजिए, जिसके अंदर साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स और द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स और द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ये जो है 1948 में आती है उनकी किताब है। ठीक है, तो इसी के साथ में जो है लासवेल का जो है वो डेनियल लर्नर के साथ एक और निबंध आता है, एक और ऐसे आता है उनका। एक चीज तो ये लिख रहे हैं, दूसरी चीज ये लिख रहे हैं डेनियल लर्नर के साथ में, द पॉलिसी ओरिएंटेशन
द पॉलिसी साइंसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, दोनों की दोनों आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है चीजों का, ठीक है। ये पेपर में आ सकती हैं, हम मान सकते हैं कि ये पेपर में आ जाए कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो ये जो किताबें हैं, ये जो दो किताबें, हेराल्ड लासवेल की एक किताब और दूसरी हेराल्ड लासवेल और डैनियल लर्नर की दोनों का लिखा हुआ एक ऐसे जहां द पॉलिसी ओरिएंटेशन द पॉलिसी साइंसेज, इसमें, ठीक है, इसी के अंदर जो है वो इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि पॉलिसी साइंस कहाँ पे कैसे डेवलप होती है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी उसके बारे में कहाँ पे बात होती है। तो हेराल्ड लासवेल जो है वो पब्लिक पॉलिसी के जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि पब्लिक पॉलिसी का मूवमेंट किसने शुरू किया, हेराल्ड लासवेल ने, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेराल्ड लासवेल जो है वो पब्लिक पॉलिसी को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने शुरू किया था। तो इसी तरीके से क्या है कि जब युद्ध हो रहे थे, गरीबी थी, स्वास्थ्य था, शिक्षा थी, अपराध अपराध बढ़ रहा था, पर्यावरण की समस्याएं सामने आ रही थी, ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर जो और प्रॉब्लम आ रही थी, इन सब चीजों को सुलझाने में जो है वो की राज्य ने जो है, यानी कि जो स्टेट है, यानी कि सरकार जिसको आप कहते हैं, वो जो सरकार है और जो स्टेट है, ये ज्यादा इन्वॉल्व दिखाई दिया। इसकी इन्वॉल्वमेंट से जो है उसमें किस चीज में हमारी रुचि बढ़ती है, धीरे धीरे हम स्टडी करना शुरू करते हैं नीति विज्ञान, यानी कि पॉलिसी साइंस। अब डेवलप हो रहा पॉलिसी साइंस, यानी कि पॉलिसी बनाने के लिए जो साइंस की जरूरत है, ठीक है। पॉलिसी को समझना चाहिए किस चीज के लिए, कि सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, युद्ध, गरीबी, स्वास्थ्य, यानी कि आप वॉर से हैं, पॉवर्टी से परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एजुकेशनली आ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं, सोसाइटी में अदर प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ रही हैं, इनका सॉल्यूशन चाहिए। तो इनके सॉल्यूशन के लिए जो है स्टेट को जो है इस चीज पे जोर देना पड़ा कि पॉलिसी साइंस जो है वो जरूरी है, पॉलिसी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, पॉलिसी कैसे बनती है, इसके ऊपर ज्यादा जोर देना शुरू किया गया, ठीक है। तो हाल के दिनों में क्या है कि हाल के दिनों में लोक नीति के अध्ययन, यानी कि लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी की स्टडी का विकास जो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की लगभग नई नई एक ब्रांच बन के उभ रहा है, यानी कि सोशल साइंस की एक नई ब्रांच बन गई है जिसका नाम है पॉलिसी साइंस, ठीक है। पब्लिक एड में आपने पढ़ा भी होगा, यजिकल ड्रोर जो वो पॉलिसी साइंस की बात करते हैं कि एक पॉलिसी साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। पॉलिसी साइंस के सब्जेक्ट की पहली बार जो बात की वो बात की यजिकल ड्रोर ने, ठीक है। पॉलिसी साइंस के सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में कि पॉलिसी साइंस का अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें उसने कहा कि दो तरीके से पॉलिसी पॉलिसी बनाई जाती है, एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के, सोशल साइंस को लेकर के, ठीक है। साइंस और सोशल साइंस अलग अलग। तो वहीं पे ये कहता है कि इन पॉलिसीज को समझने के लिए जो है हमें जो है एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट होगा पॉलिसी साइंस का, जिसके बारे में यजिकल ड्रोर बात करते हैं। और पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी के मूवमेंट के लिए, कि पब्लिक के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, उसके मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंसेबल व्यक्ति हैं वो हैं हेराल्ड लासवेल, जिन्होंने ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है। इसके बाद समझें कि ये पब्लिक पॉलिसी है क्या, क्या होती है पब्लिक पॉलिसी, जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, वो क्या है। ये जो शब्द है लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली चीज ये समझिए कि दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हैं, दो शब्द हैं, एक तो है लोक यानी कि पब्लिक, दूसरा है नीति यानी कि पॉलिसी। ये दो शब्द हैं, इनसे मिलकर के बना है, जिसका मतलब है कि एक्शन और प्रोग्राम, यानी कि कार्य और कार्यक्रम, ठीक है। इन दो चीजों से मिल करके एक क्या है कि एक श्रृंखला बनती है, ठीक है। एक जो है एक कंप्लीट जो है एक सीरीज बनती है, उसी को हम कहते हैं, मतलब कि एक्शन एंड प्रोग्राम से मिलकर के एक सीरीज बनती है, जिसको हम कह सकते हैं पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। और ये क्या काम करेगी, जो लोगों के हितों को पूरा करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए जो स्टेट को और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, उसके द्वारा किए गए कामों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जो है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो काम करते हैं, यानी कि उनके जो एक्शन है, उनके जो प्रोग्राम है, उन एक्शन और प्रोग्राम का एक ढांचा है, जिसको आप कह सकते हैं पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। ये इसका मतलब है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे अन्य शब्दों में अगर हम कहें ये बात की विद इन अदर वर्ड्स, तो ये कार्य जो है, ये जो फंक्शनिंग है, ये जो एक्शन है, ये कभी भी निजी आवश्यकताओं यानी कि पर्सनल नीड्स के लिए या फिर पर्सनल इंटरेस्ट के पूरा करने के लिए नहीं होते हैं। पब्लिक पॉलिसी जो वो कभी भी किसी के पर्सनल जरूरतों को पूरा नहीं करती, ना कभी पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करती है। वो क्या करती है, वो करती है सार्वजनिक भलाई वितरण, ठीक है, यानी कि वो करती है पब्लिक वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है वो, ठीक है। तो सोसाइटी में जो है वो लोगों द्वारा कई सारी समस्याओं का सामना किया जाता है, और इन्हीं
से जो कि पब्लिक वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इन्हीं से इन समस्याओं का, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति है रॉबर्ट प्रेस्ट नीति। रॉबर्ट प्रेस्ट जो है, रॉबर्ट प्रेस्ट को याद रखना आपको, रॉबर्ट प्रेस्ट जो वो पॉलिसी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह, यानी कि किसी एक व्यक्ति को या व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उनके द्वारा वह जो उन्होंने जो चीज चूज की है, ठीक है, जिस चीज को उन्होंने इलेक्ट किया, जो ठीक ठहराती है, ठीक है, दिशा देती है, उसी कार्य के मतलब कि उसी कार्य के विशेष फलों का वर्णन करना जो है वो पॉलिसी होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि रॉबर्ट प्रेस्टस का इसका मतलब ये है कि चुनाव एक व्यक्तियों का समूह जो है, या एक व्यक्ति जो है, यानी कि कम्युनिटी हो सकती है और उस कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, उन्होंने किसी चीज का लिए जो है, किसी चीज को सेलेक्ट किया है, उसी चीज को सेलेक्ट करके वो क्या करते हैं, वो उसको एक डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन से जो कोई काम किया जाता है, उसी काम को जो है हम कहते हैं पॉलिसी। ये रॉबर्ट प्रेस्ट कहना चाहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट प्रेस्टस जो है वो ये बात कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं थॉमस और डाई। थॉमस और डाई क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में थॉमस और डाई कहते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी वो है जो सरकार करने के लिए चुनाव करती है या नहीं करती है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि सरकार जो काम करने के लिए सोचती है, या फिर ये समझिए कि जो काम करने के लिए सोचती है, तो इसका मतलब ये भी है कि किसी काम को ना करने के लिए भी सोचती है। थॉमस और डाइट ये बात कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी वो कही जाएगी जहां पे सरकार जो है किसी काम को करने के लिए और किसी को ना करने के लिए डिसीजन लेती है, वो पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, इसके बाद है बी गाय पीटर्स क्या कहते हैं इसके बाद? बी गाय पीटर्स कहते हैं कि नीति सरकार की गतिविधियों का जोड़ है। यानी कि लोक नीति पब्लिक पॉलिसी जो है वो सरकार जो काम करती है उसकी जो एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज का जोड़ है, उन एक्टिविटीज का एक कंप्लीट एनालिसिस है। ठीक है, चाहे वो प्रत्यक्ष कार्य कर रही है यानी कि डायरेक्ट कार्य कर रही है, ठीक है, या उसके जो एक्टर्स हैं, उसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, क्योंकि इसका जो संबंध है, इसका जो कोई भी काम करेगी सरकार, तो उसका सीधा इफेक्ट किस पे होगा? नागरिकों की लाइफ पे, यानी कि सिटीजन्स की लाइफ के ऊपर सीधा इफेक्ट होता है। इसलिए सरकार की जो गतिविधियां, एक्टिविटीज जो हैं, उनका एक जोड़ है पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद लैरी एंड गर्स्टन जो है वो कहते हैं इसके बारे में कि सरकार को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली लोगों अथवा उनके धारण करने वाले लोगों के कार्यों, ठीक है, मूलभूत निर्णयों और प्रतिबद्धताओं का संयोजन है। देखिए, यहाँ पे ये कहना चाहिए, लैरी गर्स्टन जो है ये कहते हैं कि सरकार को कुछ लोग प्रभावित करते हैं, उसमें कुछ कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है, उनके कुछ काम भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई अलग से क्लास हो सकती है, ठीक है, तो उनको करने के लिए सरकार जो काम करती है, उनका कंप्लीट जोड़, उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, उनका संयोजन है ये पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, यजिकल ड्रोर जो इस बारे में बात करते हैं, लोक नीति निर्माण, वो कहता है कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, ये इसको कहता है कि एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब कि डायनामिक का मतलब कि गतिशील होता है धीरे धीरे करके। ठीक है, गतिशील है, जो क्या काम करती है, जो मुख्य रूप से सरकार के जो ऑर्गन है, सरकार के ऑर्गनों के द्वारा, यानी कि भविष्य के प्रति निर्देशित, यानी कि सरकार के जो इंस्टीट्यूशन है, सरकार के अंग जो हैं, वो जो काम करते हैं, वो जो भविष्य में, फ्यूचर में जो उनके द्वारा काम किए जाएंगे, उनको दिशा निर्देश प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन का काम करती है पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, और यही चीज हमें बताती है कि सबसे बेहतर साधन जो है वो कौन से हो सकते हैं जिनसे लोक नीति को, पब्लिक पॉलिसी को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, ये बात कहते हैं यजिकल रोल। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए लोक नीतियों की विशिष्ट विशेषताएं, मतलब कि कुछ विशेषताएं हैं, इस बात से हम देख सकते हैं, अगर हम देखना चाहें कि कोई पब्लिक पॉलिसी जो है उसकी विशेषताएं क्या है, तो वो इस चीज से उत्पन्न होती है कि जिसमें कि डेविड ईस्टन ने जो है अपनी एक थ्योरी दी है, राजनीतिक प्रणाली में शक्तियां, अथॉरिटीज इन ए पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, यानी राजनीतिक प्रणाली में शक्तियां, ये किसके पास है, कैसे, ये इस बात से डिसाइड हो। जैसे कि मान लीजिए अथॉरिटीज इन ए पॉलिटिकल सिस्टम, तो डेविड ईस्टन इस बात की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जैसे वरिष्ठ होते हैं, यानी सीनियर लोग होते हैं, प्रमुख होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, जो कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो विधायक होते हैं, ठीक है, फिर संसद सदस्य होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जुडिशरी होती है, जो हमारी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, फिर परामर्श यानी कि जो एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है, और
जो साथ में जो काम कर रहे होते हैं, मंत्री होते हैं जो, ठीक है, वो लोग, तो उनके जैसे द्वारा किए जाते हैं। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अथॉरिटीज इन ए पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीतिक प्रणाली में शक्तियां किसके पास है, एक पॉलिटिकल सिस्टम में अथॉरिटी किसके पास है, किसके पास पावर है, तो वो पावर किन लोगों के पास है, सीनियर्स के पास है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स के पास है, ठीक है, जो हमारे एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके लोगों के पास है, एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद सदस्य, ठीक है, जुडिशरी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, कुछ जो सलाहकार होते हैं उनके पास होती हैं, तो ये कहते हैं उनके पास होती है शक्तियां, ठीक है। और वे एक बात भी कहते हैं कि सब लोग जो राजनीतिक प्रणाली यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के डेली रूटीन के कामों से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो को प्रणाली के अधिकांश सदस्यों द्वारा ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदारी के रूप में पहचाना जाता है। यानी कि कुछ लोग हैं, ये जो लोग हमने ऊपर बात की, ये पॉलिसी साइंस के यानी कि पब्लिक पॉलिसी के लिए जिम्मेदार लोग हैं। पब्लिक पॉलिसी इन लोगों के द्वारा की बनाई जाती है, और वो जो काम करेंगे, ये लोग जो काम करेंगे, ठीक है, तो अधिकांश सदस्यों द्वारा बाध्यकारी रूप में उस समय तक स्वीकार किया जाता है जब वे अपनी भूमिकाओं के दायरे में काम करते हैं। यानी कि इन लोगों की अपना अपना रोल है, और ये अपने अपने रोल को इस पॉलिटिकल सिस्टम में डिफाइन करते हैं, ठीक है, और यही लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, और इसी से जो है इनकी पहचान बनती है कि पब्लिक पॉलिसी को ये कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पब्लिक पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पब्लिक पॉलिसी की विशेषताएं क्या, लोक नीति की विशेषताएं क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है कि लोक नीतियां जो है मतलब कि सप्रयोजन, यानी कि पहले से योजनाबद्ध तरीके से, अथवा योजनाबद्ध तरीके से, और ये होता है कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ठीक है, ठीक है, यानी कि आपके एम ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड काम और व्यवहार होते हैं, यानी कि आपके एक्शन एंड बिहेवियर, आपका जो एक्शन और बिहेवियर है वो क्या होता है, इसकी विशेषताएं देख रहे हैं। लोक नीति की क्या विशेषताएं, पहली चीज तो ये कि ये किस चीज के, आपके ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड आपका एक्शन और व्यवहार है ये, ठीक है। दूसरी चीज होगी, यानी कि जो एक्शन है, एक्शन का जो फ्लो है, और कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है, यानी कि एक्शंस एंड प्रोग्राम की जो है एक श्रृंखला है। ये नीतियां वही ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, यानी कि जो एक्शन है गवर्नमेंट के, जो काम करती है सरकार, उन एक्शंस का, उन प्रोग्राम्स का एक ढांचा है, वो एक ढांचा है जिससे क्या है कि स्टेट द्वारा, स्टेट जो है जिसको अपनाता है, जिससे, और स्टेट जिससे अपना कर क्या करता है, लोगों की और जो सोसाइटी है, मतलब कि पब्लिक और सोसाइटी के जो इंटरेस्ट और उनकी आवश्यकताएं जो है वो उनको पूरा करता है, ठीक है, स्टेट, ठीक है। इसके बाद ये जो पब्लिक पॉलिसी है, ये वो कार्य हैं, मतलब कि नीतियां और कार्य हैं, मतलब कि लोक नीतियां वह कार्य हैं, ये चीज, ठीक है। वास्तव में क्या है कि सरकार जो काम करना चाहती है, ठीक है, ना कि वे जो करने के इच्छुक है, यानी कि सरकार जो काम करना चाहती है वो चीज है पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। मतलब कि पब्लिक पॉलिसी सरकार के वे नीतियां और कार्य हैं जो सरकार करना चाहती है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये प्रकृति में, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब कि अपनी प्रकृति में जो है, इनका जो नेचर है, ये अपने नेचर में पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। और सरकार जिन समस्याओं का विशेष रूप से सुलझाने के लिए जो कोई कार्रवाई करती है, कोई एक्शन लेती है, तो अपनी वो प्रकृति में ऐसा भी हो सकता है कि वो नकारात्मक हो, यानी कि वो नेगेटिव हो, यानी कि ये भी हो सकता है कोई पब्लिक पॉलिसी जो हो वो अपने नेचर में, प्रकृति तौर पे वो पॉजिटिव है, ठीक है, उसका लक्ष्य जो वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कई बार क्या होता है कि समस्या को सुलझाने के लिए सरकार की जो कार्रवाई है उसमें कई बार आपको नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है, कि सरकार जो है वो नेगेटिव रोल भी दे सकती है किसी पॉलिसी को, ठीक है। तो सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने का फैसला, अथवा उठने वाले किसी मामले में कुछ नहीं करना, ये दोनों चीजें आती है। यानी कि सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है, कोई किसी काम को करने के लिए सरकार कार्रवाई नहीं करती है, ठीक है, या किसी काम को करने के लिए कार्रवाई करती है, ये सब चीजें आती है पब्लिक पॉलिसी में, कि उसकी पॉलिसी नहीं है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो लोग, यानी कि पब्लिक पॉलिसीज का एक और चीज, पब्लिक पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड है, ये कानूनी और आधिकारिक आधार है, यानी कि इसका जो है लीगल एंड ऑफिशियल बेस है, ठीक है, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। और डेविड ईस्टन ने एक चीज दी है, डेविड ईस्टन का आप लोगों ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हुए एक सिद्धांत पढ़ा कि राज्य द्वारा आवंटित की गई आधिकारिक मूल्य, यानी कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, डेविड ईस्टन का जब आप पढ़ेंगे इसको, जब उसका डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच पढ़ेंगे, तो सिस्टम अप्रोच के अंदर जो है ये कहता है कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, यानी कि तीन चीजें होती हैं, वैल्यूज होती हैं, यानी कि वैल्यूज जो हैं वो हैं, उनको क्या करना है, उनको हमें एलोकेट करना है, किसके साथ में, ठीक है, एलोकेट करना है पब्लिक के अंदर, यानी कि सोसाइटी में जो वो रिसोर्स है, और वो रिसोर्स को हम कह रहे हैं वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज हैं।
उन वैल्यूज को एलोकेट करना, लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है, लोगों को पहुंचाना है। और वो कैसे पहुंचाएंगे? अथॉरिटेटिव रोल से, ठीक है। हम जो है लोगों तक जो है अपनी उनकी वैल्यूज को जो है एलोकेट करेंगे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए, वो लागू करवाने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ है कि वहद और इसका साथ जो हो कानूनी दायित्व और बलपूर्वक शक्ति, यानी कि यहाँ पे कानूनी तौर पे लागू की जाएंगे वो लीगल ऑब्लिगेशंस एंड कर्सिव पावर, ये यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है आप ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनको लागू करने के लिए, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे आप फोर्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो लोक नीति के प्रकार, लोक नीति के प्रकार यानी कि पब्लिक पॉलिसी के टाइप, ठीक है। टाइप क्या है पब्लिक पॉलिसी के? पब्लिक पॉलिसी के टाइप में जो है सबसे पहला था थियोडोर लोवी। थियोडोर लोवी जो 1964 में सुझाव देते हैं कि नीतियां अपनी प्रकृति में जो है, अपने नेचर में जो है वो विनियामक, वितरक और पुनर्वितरक, यानी कि विनियामक का मतलब होता है रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेट करती है। वितरक का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव बांटना, बांटती है चीजों को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। पुनर्वितरक होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना। थियोडोर लोवी का 1964 में ये सुझाव है, ये ध्यान रखना आगे क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, मतलब कि रेगुलेटरी का मतलब क्या है? रेगुलेटरी का मतलब ये होता है कि वे नीतियां जो किसी विनियमन यानी कि किसी रेगुलेशन को अथवा लोगों का जो नियंत्रण है उससे मतलब कि लोगों के ऊपर लागू करना, रेगुलेट करना, हमें कि रूल रेगुलेशन करते हैं, हम रेगुलेट करना चाहते हैं। रेगुलेट मतलब कि हम वहां पे जो है फोर्स का यूज भी कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए किसी चीज को हम फोर्स का यूज कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी जो है, नीतियां जो है वो अपने तरीके में 3 तरीके से बताई है ना थियोडोर लोवी ने, तो थियोडोर लोवी कहते हैं कि ये मतलब कि फोर्सफुली तरीके से लागू करने की तकनीक हो सकती है, ठीक है। इस तरह की नीतियां कहाँ पे लागू होती हैं? व्यापार में लागू होती हैं। आप किसी को सिक्योरिटी देना चाहते हैं उसमें लागू होती हैं। व्यापार का मतलब कि जब आप ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे लागू हो सकती हैं। किसी को आपको सिक्योरिटी देने वहां पे लागू हो सकती हैं, ठीक है। मापन सूचकांक यानी कि जहां पे आप जो है कोई पैरामीटर करना चाहते हैं उसके विनियम में उसके उसके अंदर लागू हो सकती है यहाँ पे ये रेगुलेटरी। अर्थात मतलब ये है कि नीतियों का निर्माण जो है, नीतियों के जो बनाने की प्रक्रिया जो विशेष संस्थाओं के कार्य को, यानी कि संस्थाएं जो उनके काम को, ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त, ठीक है, करप्शन फ्री चीज बनाना चाहती है। गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित, यानी कि गुणवत्ता का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जो है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव चीज देखना चाहते हैं, आप क्वालिटीज के अंदर सुनिश्चित करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आप क्वालिटीज को सुनिश्चित करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं, व्यापार के नियम बना सकते हैं, ठीक है, और मतलब और कई काम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह का विनियमन जो स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। स्वायत्त शासी का मतलब होता है कि जो ऑटोनोमस होती है, यानी कि खुद अपने डिसीजन ले सकती हैं, यानी कि खुद डिसीजन लेने वाली जो विनियामक संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, जैसे सेबी एक रेगुलेटरी संस्था है, ट्राई एक रेगुलेटरी संस्था है, वो नियम कानून बनाती है, ठीक है, वो यही काम तो करती हैं। सरकार की जो एजेंसियां हैं ये रेगुलेटरी हैं, ठीक है, ये बताती हैं कैसे काम करना है। तो ये सारी सरकार के अंडर आती है, सरकार के अंतर्गत काम करती है ये सारी सारी। तो भारत में जो है देखो मैंने बताया सेबी, दूरसंचार ट्राई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ये बनाते हैं ना, ये उदाहरण है इसके, ये डिसाइड करते हैं पॉलिसीज को, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कैसे व्यापार होगा, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन के नियम होंगे, कैसे कौन कर सकता है नियम को लागू, ठीक है, सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं हम, जैसे आरबीआई कैसे आप जो है ब्याज दर निर्धारित करेंगे, कोई अपने आप नहीं कर सकता ना, ये बताते हैं कि हम करेंगे। फिर है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में ये नीतियां हैं कि जनसंख्या का, मान लीजिए कोई हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कोई विशिष्ट समूह है, ठीक है, यानी कि कोई स्पेशल समूह है हमारा, ठीक है, उसको हमें क्या करना है कि उसको हमें कुछ चीजें देनी है, ठीक है, हमें उसको कुछ गुड्स देनी है, कुछ सर्विसेज देनी है, ठीक है, वो काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। यानी कि सभी आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर जब देखते हैं यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम जो देखते हैं, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम, ठीक है, ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन के काम है। यानी कि हम देखते हैं कि जब हम अनाज की बात करते हैं कि 2 रुपए किलो अनाज किसको मिल रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ठीक है, सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, किसके लिए? किसी विशेष समूह के लिए, कि भाई 2 रुपए किलो अनाज जो है, 2 रुपए चावल की 2 रुपए किलो चावल जो है, या फिर दाल जो है, तेल जो है, वो कुछ विशेष लोगों को मिला। किन लोगों को मिलेगा? सरकार डिसाइड कर रही है कि ये जो है, ये लोग पिछड़े हुए हैं, ये सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे किसी तरीके का आधार बना करके सरकार डिसाइड करती है कि इन लोगों के पास रिसोर्स नहीं है, तो इनको अवेलेबल करवाना जरूरी है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि एक सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम चलाते हैं। उस कार्यक्रम में क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चीजों को, ठीक है, हम महंगा खरीदेंगे, इनको सस्ता दे देते हैं। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम चलता है। फिर जैसे किसानों को सब्सिडी दी जाती है,
कि किसान जो है वो अपनी लागत के अनुसार जो है उसको भाव नहीं मिल पा रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको सब्सिडी दे देते हैं। ठीक है, किसानों को सब्सिडी दी जाएगी उस मामले में। गरीबों के लिए सब्सिडी दी जाती है, खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, सब्सिडी वाला खाद्यान्न। ठीक है, जैसे हमने अभी भी बात की, जो हम राशन की बात करें तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे आपकी आयुष्मान भारत है। ठीक है, यहाँ पे आपको है ना, जो ये चीजें आ रही है आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ आएंगी। ठीक है, ये सब्सिडीज वाला मामला, किसान कल्याण योजना जो है, किसान न्याय योजना जो वो चली हुई है भारत में, भाई सार्वजनिक कल्याण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला हुआ है देश के अंदर। ठीक है, सब्सिडी वाला सिस्टम है वो चला हुआ है, सरकारी सेवा, हेल्थ वाले इशू चले हुए हैं भारत सरकार के अंदर, ये इसी के अंदर पार्ट आएंगे आपके आगे जा करके। ठीक है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ऐसे ही चलती हैं, आयुष्मान भारत ऐसे नहीं चला, इसी का उदाहरण है। तो ये इसके उदाहरण है, जैसे मनरेगा चला हुआ है, मनरेगा क्या है, ठीक है, फिर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये चला हुआ है, ये सारी की सारी क्या आएंगी आपके पेपर में है, आपको पढ़नी है, ये यही चीजें तो आएंगी पेपर के अंदर, आपको पता चलेगा। ठीक है, मनरेगा स्कीम क्यों चलाई गई थी, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चलाया गया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाया गया, ठीक है, सरकारी सुविधाएं क्यों लाई गई, ये चीजें। इसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीजें ही। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट। इन नीतियों का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक समूह से दूसरे समूह में, यानी कि किसी एक समूह के पास बहुत ज्यादा है, दूसरे समूह के पास कम है, तो एक समूह से दूसरे समूह में संसाधनों का पुनर्वितरण करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, इसमें क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका, जो होता है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक अवार्ड दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये चीजें होती है समानता वाले समाज का, यानी कि इससे क्या होता है कि जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी से जो है उसको आप इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए आयकर की जो नीतियां, यानी कि इनकम टैक्स जो लगता है, इनकम टैक्स पॉलिसी जो है वो इसी चीज का परिणाम है, इसी चीज का उदाहरण है कि कुछ लोगों के पास इनकम बहुत ज्यादा है तो उनके ऊपर थोड़ा एक टैक्स लगाते हैं, वो लेते हैं, और जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए कुछ काम करते हैं, वेलफेयर करते हैं, पब्लिक के लिए रोड बना दिए, पब्लिक के लिए स्कूल बना दिए, पब्लिक के लिए हॉस्पिटल बना दिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है, कि हमने जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन पहले कर दिया था, उससे क्या है कि कुछ लोगों ने इनकम कमाई, बहुत ज्यादा कमाई, हमने उस पर टैक्स लगाया, टैक्स लेकर के वापस लेके आए, वापस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो दोबारा से, कि हमने फिर से पब्लिक को सुविधाएं दी उसी से। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे कैपिटल पॉलिसीज हैं, पूंजीकरण की नीतियां हैं, मतलब कि पूंजीकरण की नीतियां वे नीतियां जो समाज में व्यापार के आसानी से संचालन के लिए तैयार की जाए, यानी कि जैसे प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है, सब्सिडी दी जा सकती है। प्रोत्साहन राशि के रूप में आप देखेंगे ना, आप एक पॉलिसी है, यहाँ पे मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अमृत योजना, अमृत योजना। ठीक है, अमृत योजना को पढ़ना, अमृत योजना के अंदर दिया गया है कि आप जो है बिजनेस कर सकते हैं, सभी के लिए लोन प्रोवाइड करवा देना, सब्सिडी, कि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आप सोलर लगाइए, सोलर के लिए सब्सिडी दे रहे हैं हम। ठीक है, आप कोई और काम करना चाहते हैं, आप खेत में पोल्ट्री फार्म लगाना चाहते हैं, आपको सब्सिडी दे देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे इन सब चीजों को लागू करके, मतलब कि सोसाइटी के अंदर कुछ इस प्रकार की नैतिक प्रथाएं स्थापित करना होता है। ठीक है, फिर एक बात यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे कि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो स्ट्रगल्स हैं सोसाइटी के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मतलब कि डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, समस्या को सुलझाने के लिए सरकार के कार्य का ये प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो लोक नीतियां सरकार के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को निरूपित करती है, यानी कि लोक नीतियां जो पब्लिक पॉलिसी जो है, वो सरकार जो काम करती है उनके कामों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उनके कामों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं कि हाँ क्या है, कि सरकार कैसे कोई डिस्प्यूट सोल्व करेगी, कैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करेगी, सोसाइटी में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस तरीके से सोल्व आउट किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये इसी के अंदर आती है। इसके बाद जो है लोक नीति कार्यात्मक आयाम, मतलब कि लोक नीति के फंक्शनल डायमेंशन क्या है इसके। ठीक है, वो क्या है लोक नीति के फंक्शनल डायमेंशन, वो क्या है। देखिए, लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी की जो प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस को समझने के पहले जो सिस्टम है, सिस्टम के साथ जो जुड़े हुए काम है, काम और कार्यों को समझ लेना बहुत जरूरी है, यानी कि उनके एक्शन एंड फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है, जो ये हो सकते हैं अलग अलग। जैसे नीतिवान, द पॉलिसी एनवायरमेंट, पॉलिसी एनवायरमेंट क्या होता है उसको देखते हैं। पॉलिसी एनवायरमेंट, व्हाट इज पॉलिसी एनवायरमेंट? इसका मतलब ये है कि ये वातावरण, जो एनवायरमेंट है, और जो वहां पे दिखाई देने वाली चीज, परिदृश्य जहां नीति निर्माण हो रहा है, जहां पे पॉलिसी बनेगी, उसका जो एनवायरमेंट है, उसकी दिखाई देने वाली जो चीजें हैं, ठीक है, उसका क्रियान्वयन और मूल्यांकन, यानी कि जहां पे पॉलिसी बनाई जाएगी,
ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी सरकार में जिस भी जगह पे पॉलिसी बनेगी, उसका क्या एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट का इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है, उसका असेसमेंट करेंगे, उसको देखना, ठीक है, वो होता है क्या, एनवायरमेंट, नीति एनवायरमेंट, ठीक है। यानी कि नीति जो है वो कार्रवाइयों की मांगे वातावरण में उत्पन्न करती है, यानी कि नीति जो भी हम बनाएंगे उसका जो एक्शन होगा, किसी भी पॉलिसी का जो एक्शन होगा, ठीक है, तो उनकी एक्शन की जो डिमांड है वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, और वो एनवायरमेंट कहां जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम के पास, पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि हमारी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी जो है बन के जब पब्लिक में जाती है तो उससे पब्लिक का फीडबैक मिलता है, जिससे एक एनवायरमेंट बनता है कि पब्लिक क्या चाहती है, और जब वो एनवायरमेंट फीडबैक जो कहां से लेके आना है, पब्लिक से लेके आए हैं, तो वो फीडबैक जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसी में क्या है कि नीति निर्माण में जो भागीदारी करने वाले कौन आदमी होंगे यहाँ पे, इसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में भागीदारी कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑफिशियल अधिकारी होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल होंगे, ठीक है, जिसके अंदर लोग शामिल, मतलब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दो तरह के लोग शामिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मन की जो उनकी लोगों की जो निर्धारण करने की जो उनकी अपनी मानसिकता है उसको ध्यान में रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं से नीतियां निकल करके आएंगी, इन्हीं लोगों से, नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल ये मिलकर के फिर जो पॉलिसी बनाएंगे। एक व्यक्ति है जेम्स एंडरसन, जेम्स ई एंडरसन जो वो कहते हैं कि दो वातावरणीय कारण पहचाने गए हैं, ठीक है। ये कहता है कि दो वातावरणीय कारण हैं जो नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, और वे हैं, एक तो है पॉलिटिकल कल्चर, एक है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। यानी कि ये कहना चाहता है कि सोसाइटी के अंदर जो है हम जब नीति बनाते हैं तो नीति बनाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और दो चीज मतलब कि दो एनवायरमेंट की बात करें, दो एनवायरमेंट, एक तो पॉलिटिकल कल्चर कैसा आपका, यानी कि आप जहां पे रहते हैं वहां के राजनीतिक संस्कृति क्या है, संस्कृति मतलब कि वहां के बिलीफ्स क्या है लोगों के, लोग क्या समझ के वोट डालते हैं, ठीक है, क्या सोच करके वोट डालते हैं, ठीक है, वो क्या सोच करके जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, किन मुद्दों पे वो बात करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी क्या जरूरतें हैं, ठीक है, जरूरतों में सामाजिक आर्थिक तत्व, यानी कि उनके समाज का एनवायरमेंट कैसा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ की राजनीतिक संस्कृति कैसी है भारत की, तो भारत की राजनीतिक संस्कृति के लोग जो है वो जाति को देखते हैं, लोग जो है वो देखते हैं कि उनका धर्म क्या है उसको देखते हैं, लोग देखते हैं कि हमारा लीडर कौन है, ठीक है, लोग देखते हैं कि हमारे अपोजिशन वाला लीडर कौन है, ये सब चीजें देखते हैं ना, पॉलिटिकल कल्चर है ये अपना, हम देखते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं राजनीति के बारे में, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं राजनीति को। सामाजिक आर्थिक तत्वों की देखेंगे, मेरी जाति क्या है समाज के अंदर, मुझे किससे कोई दिक्कत है, ये आदमी कौन है सामने वाला, ठीक है। आर्थिक तत्व, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन क्या, मैं अमीर हूं गरीब हूं, ठीक है, मैं देख सकता हूं कि मैं किसको वोट दूं, मेरे लिए फायदेमंद कौन रहेगा, ठीक है, मैं किसको नहीं दूं, कौन मेरे लिए नुकसान कर सकता है। ये सामाजिक आर्थिक तत्व है कि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, मेरा सोशल बैकग्राउंड क्या है, मेरी सोशल कैपिटल क्या है, ठीक है, ये सब चीजें मायने रखती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो विभिन्न देशों और समाजों की जो नीतियां हैं, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की और सोसाइटी की जो अलग अलग नीतियां हैं, उनके लिए जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है कि उनकी वजह से जो है वो नीतियां बनती है, उनकी विशिष्टता ही स्पेसिफाई किया जाता है वहां पे, ठीक है। तो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ जो हम लेते हैं, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ होता है कि मूल्य, यानी कि वैल्यूज, बिलीफ्स, यानी कि आप जिन चीजों विश्वास करते हैं, आपके ट्रेडिशंस क्या हैं, सरकारी नीतियों, तो इन ट्रेडिशन से जो कि सरकार की जो नीतियां और जो काम है वो इनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो सब उसकी पॉलिटिकल कल्चर होगा, उनका राजनीतिक व्यवहार जो है, पॉलिटिकल बिहेवियर जो वो आपके पॉलिटिकल कल्चर से डिसाइड होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे सामाजिक आर्थिक कारक से क्या मतलब है, सामाजिक आर्थिक कारक से मतलब है कि यानी कि समाज की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, ये समाज सोशो इकोनॉमिक जो फैक्टर हैं, ये अलग अलग आवश्यकताएं हैं, लोगों की आवश्यक इच्छाएं हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये पैदा की जाती है, समाज के अंदर क्या है, समाज के अंदर कौन से दबाव समूह है, कौन से हित समूह है, यानी कि दबाव समूह यानी कि कास्ट बेस हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, महिलाओं के हो सकते हैं, क्लास बेस हो सकते हैं, चीजें इस तरीके के हमारे प्रेशर ग्रुप मिलेगी हमें, ठीक है। हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि किसका क्या इंटरेस्ट है, इस तरह के ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप हैं, ये जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ये सभी चीज क्या करते हैं, ये बताते हैं कि कैसे, क्यों, कौन सी और क्या नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती है। ये दबाव समूह जो है या सोसाइटी के अंदर जो आवश्यकताएं, जो इच्छाएं हैं, वो सब मिलकर बताते हैं कि कैसे, क्यों, कौन सी, ठीक है, और क्या नीतियां सरकार द्वारा बनाई जा सकती है, ये सब डिसाइड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो
इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आधिकारिक नीति निर्माता, यानी कि ऑफिशियल पॉलिसी मेकर। ठीक है, अब आता है सेकंड फेज। ठीक है, पहला जो हमने फेज समझा वो था कि द पॉलिसी एनवायरनमेंट, की पॉलिसी बनाने के लिए एनवायरनमेंट क्या होता है, किस तरीके का एनवायरनमेंट। तो जिसके अंदर हमें जो सबसे मेन बात निकल करके आई है, जो जेम्स ई एंडरसन ने बताया कि पॉलिटिकल कल्चर, आपका सामाजिक आधार, आपका आर्थिक आधार, ये तीन चीजें डिसाइड करती हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑफिशियल पॉलिसी मेकर्स, यानी कि पॉलिसी बनाने वाले लोग। आधिकारिक नीति निर्माता वो कौन है, वो हम डिसाइड करेंगे, उससे पता चलेगा। ठीक है, वो बताएंगे कि हमें क्या पॉलिसी बनेगी। तो ये वो लोग हैं जिनके पास लोक नीति, यानी कि पब्लिक पॉलिसी बनाने की, उनको लागू करने की, उनका इवेल्युएशन करने की अपना कानूनी अधिकार होता है। यानी कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनके पास क्या है, पॉलिसी बनाने का अधिकार है उनके पास, उनको लागू करने का अधिकार, उनको इवेल्युएट करने का अधिकार है। जिसके अंदर किन लोगों को शामिल कर सकते हैं, विधायक हैं, जैसे संसद के सदस्य हैं, ऑफिशियल्स हैं, कार्यकारी अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, न्यायपालिका है, ये सब डिसाइड करते हैं हमारी पॉलिसीज को, ये बताते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में कानून बनाने की, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो, उसमें कानून बनाने की जो वो शक्ति किसके पास होती है, केंद्र में तो होती है, मतलब कि संसद सदस्यों के पास। ठीक है, और जो हमारा स्टेट होता है, स्टेट में होती है विधायकों के पास। तो नीति की पूरी पूरी जो स्ट्रक्चर है, उसको काम करने का जो स्ट्रक्चर है, उसको कैसे लागू किया जाएगा, उसके लिए निर्णय कौन करता है, हमारे विधायक, हमारे संसद सदस्य, यही लोग वहां पे बैठते हैं, यही चर्चा करते हैं। इसके अलावा जैसे कार्यपालिका है, यानी कि हमारी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो भी काम करती है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो जो कार्यपालिका जो हमारी, वो भी इसके ऊपर अपना ध्यान लगाए रखती है कि कैसे काम करना है। तो सरकार ये काम जो है, ये सरकारी नीतियों पर चर्चा, उन पे जांच, आलोचना और उनको पब्लिश करना, वो संसद और विधानसभाओं के अंदर होती है। ठीक है, उनके परिणाम जो है लोगों पर, उनके जो परिणाम है वो संसद और विधानसभाओं से देखने को मिलते हैं कि संसद और विधानसभाओं में पॉलिसी बनती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आधुनिक दुनिया में आज के समय पे जो हम चीज देखते हैं वो आती है कार्यपालिका। यानी कि एक चीज तो हो गई हमारी कि राजनीतिक प्रणाली डिसाइड करती है, दूसरी चीज हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका होती है जो आजकल के समय पे, इसकी भूमिका जो काफी बढ़ गई है आजकल के समय पे, जो पॉलिसी को बनाना है, उसको लागू करना है, ठीक है, किस तरीके से लागू करना है, उसके अंदर सारा रोल जो है वो कार्यपालिका ने जुड़ी, एग्जीक्यूटिव का होता है, एग्जीक्यूशन का होता है। ठीक है, उसके मतलब कि सरकार की जो संसद की प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का, उसके अंदर सभी नीतियों को कैबिनेट और सरकार के जो मंत्री हैं और संसद में विधेयक को पेश करने से पहले जो है वो स्वीकृति मिलना जरूरी होती है। और वो किससे किससे स्वीकृति लेनी पड़ती है, उनको लेनी पड़ती है स्वीकृति अपने एग्जीक्यूटिव से, यानी कि डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो कहते हैं ये काम करना है, तो उनके ऊपर चर्चाएं होती हैं संसद में जाके, लेकिन उससे पहले बात की जाती है। कैबिनेट जो है, कैबिनेट और सरकार में बात करने से पहले नीचे बात की जाती है। ठीक है, तो इनके ऊपर कैबिनेट के अंदर बात होनी। फिर जैसे कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो क्लासिकल संगठन होते थे, या क्लासिकल सिद्धांतकार जो थे, थ्योरिस्ट जो थे, उन्होंने पहले ही ये, मतलब कि उनकी जो बात थी कि राजनीति और शासन, मतलब कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो डाइकोटोमी है, इनका जो विभाजन है कि पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, ये जो इनकी भूमिका है ये गलत साबित हो चुकी है कि ये पॉलिटिक्स और जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, जो क्लासिकल आपने पब्लिक एड में पढ़ा भी होगा, तो उसके अंदर जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे वो कहते थे कि पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, यानी कि लोक प्रशासन अलग है और राजनीति अलग है। ये उनकी बात गलत साबित हो चुकी है, और उसके बाद ये गलत साबित हुई, तब से विश्वास किया जाता है कि जो लोक प्रशासन है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें एक तरीके से ज्यादा नीति निर्माण को शामिल किया जाता है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग को शामिल किया जाता है ज्यादा उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद सार्वजनिक अधिकारी, मतलब जो हो, आज 3 महत्वपूर्ण तरीकों से जो हो नीति निर्माण के काम से संबंधित है। मतलब कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो 3 तरीके से किसी काम को करने से जो है वो रिलेटेड होते हैं। पहला होता है कि वे क्या काम करते हैं, हमारे अधिकारी क्या काम करते हैं। पहला करते हैं कि वो सारे सारे फैक्ट लेके आएंगे, सारे डेटा लेके आएंगे, उनको पूरा पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं उनके सामने इनको रखेंगे। ठीक है, उनको बताएंगे उसके बारे में, उससे रिलेटेड ये काम करेंगे, उनको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, उसकी पूरी की पूरी जो विषय वस्तु है वो तैयार करके ये देंगे। दूसरा काम ये करते हैं कि वे लोगों के साथ, लोगों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनसे जुड़े हुए होते हैं, यानी कि कोई पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं, अधिकारी लोग जो मतलब पब्लिक से जुड़े हुए थे, उनको लोगों की समस्याओं के बारे में पता होता है। ठीक है, और इसीलिए जो उनको बेहतर तरीके से इसकी जानकारी होती है, तो इसलिए वो काम भी अच्छा करेंगे यहाँ पे। तीसरी जो बात है, तीसरी वो कि समय और ज्ञान के कारण, यानी कि टाइम और नॉलेज के अभाव में, यानी कि
टाइम और नॉलेज के अभाव में, यानी कि जब टाइम और नॉलेज की कमी हो, तो विधायक जो है, यानी कि विधायिका, यानी कि हमारे विधायक जो हमारी कैबिनेट जो बैठती है, जो हमारी संसद है, जो हमारी विधानसभा होती है, उसके अंदर जो कानूनों के ढांचे को वो सही से नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए उसको पारित करना, उसको लागू करना, ठीक है, उसको कंप्लीटली ब्रॉड रूप में उसको तैयार करने में, विस्तृत रूप में तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन के पास होती है, यानी कि हमारे अधिकारियों के पास होती है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि जो नीति निर्माता है, सार्वजनिक जो अधिकारी हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं, वो क्या काम करते हैं, वो यही काम करते हैं। हमारे आईएएस आईपीएस जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो यही काम करते हैं, वो सारे के सारे ये 3 काम करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव के काम है। इसके बाद बात करते हैं हम न्यायपालिका की, मतलब कि न्यायपालिका भी जो हो इसमें बहुत सारा अपना योगदान देती है। तो न्यायपालिका जो है वो इसमें क्या योगदान देती है, उसका क्या काम है, वो देख लेते हैं, ठीक है। न्यायपालिका भी जो है इसमें अपना काफी बड़ा योगदान देती है। तो न्यायपालिका का काम क्या है कि जो हमारी जुडिशरी है वो क्या काम करती है। न्यायपालिका क्या काम करेगी, जब हमारे ऑफिशियल्स के द्वारा, यानी कि हमारी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, हमारी जो विधायिका है, ठीक है, लेजिस्लेचर के द्वारा नीति बना दी जाएंगी, तो न्यायपालिका क्या करती है, उसका रिव्यू करती है, ठीक है, रिव्यू करके उसकी जांच करती है कि यह ठीक है या गलत है, उसकी जांच करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सीएए बना दिया गया ना, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बन गया, उसकी जांच के लिए जो है वो कोर्ट में चली गई बात, अब कोर्ट बताएगा कि वो ठीक है या गलत है, मूवमेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो यही काम करती है न्यायपालिका, ठीक है। उसके पास क्या है कि वो कार्यपालिका जो हमारी जो विधायिका है, यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं, उसको देखा जाता है कि ये संवैधानिक है या नहीं है, ठीक है, कहीं ये गैर कानूनी तो नहीं है। अगर ये गैर कानूनी है या संवैधानिक है तो उसको क्या करेगी, ये जीरो घोषित कर देगी, ठीक है। उसको जीरो घोषित कर नहीं सकती क्या है, न्यायपालिका की, ठीक है। न्यायपालिका इसमें पॉलिसी मेकिंग में काफी बड़ा योगदान देती है। यदि जैसे कि आजकल ईडब्ल्यूएस के ऊपर जो बहस चली हुई थी, तो ईडब्ल्यूएस के ऊपर जो है न्यायपालिका ने भी बोल दिया कि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर इसने भी ये बात कह दी, ठीक हो। तो ये उसने बता दिया ना कि ये पॉलिसी ठीक थी, कोई बात नहीं थी इसके अंदर। तो ऐसे काम जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ अगर मान लीजिए कोई किया जा रहा हो, ठीक है, जैसे कि सीए के ऊपर जो हो काफी बड़ी डिबेट हो गई, क्या ये संवैधानिक है या नहीं है, संविधान के खिलाफ तो नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो बात की गई, ठीक है। तो खिलाफ किए जा रहे हो तो उनको ध्यान में रखें कि यहाँ पे देखा जाए कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए या फिर सोसाइटी के लिए या इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल नीतियों को जो वो दिशा निर्देश देने में जो उनकी काफी बड़ा रोल होता है, ठीक है, ये चीज है। तीसरा एक सोर्स जो होता है वो तो थे सारे आधिकारिक तौर पे, अब आते हैं गैर आधारिक तौर पे। गैर आधिकारिक भागीदार कौन होते हैं, अनऑफिशियल पार्टिसिपेशन किसका होता है, अनऑफिशियल तौर पे कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो नीति निर्माण में आधिकारिक भागीदारी के अतिरिक्त जो है वो कई अन्य गैर आधिकारिक खिलाड़ी भी जो हो इस नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि कभी भी कोई पॉलिसी मेकिंग होती है उसके अंदर सारा जरूरी नहीं कि सारे ऑफिशियल होंगे, ठीक है, वहां पे अनऑफिशियल भी आते हैं, अनऑफिशियल भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप हैं, यानी कि हित समूह होते हैं, इनको इंटरेस्ट ग्रुप भाग ले सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, ठीक है, फिर ये प्रहरी, यानी कि आप बोलते हैं सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं, नागरिक सोसाइटी, ठीक है, मीडिया भाग लेती है, प्रेशर ग्रुप भाग लेते हैं, ये सब जो ये अनऑफिशियल है, ये भी पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। जैसे ही नीति निर्माण होगा या उनका क्रियान्वयन होगा, यानी कि उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उनको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है, उनको असेस किया जाएगा, असेसमेंट होगी उनकी, तो सीधी ये कभी भी क्या है कि उसको इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कि नीति बनाने में डायरेक्ट आएंगे, ये एग्जीक्यूट करने में आएंगे, इवेलुएट करेंगे, नहीं, डायरेक्ट कभी नहीं आएंगे, सीधी भागीदारी कभी नहीं करते हैं। लेकिन कभी क्या होता है, बातचीत से, मोल भाव से, इसके कारण जो है निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं कि ये जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, तो डिसीजन जो लेगी ना गवर्नमेंट, उसके ऊपर उनको डिस्कशन करना पड़ेगा पहले कि हाँ बताइए, तो वो सोचेंगे कि हाँ इसका विरोध होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो सब चीजों के ऊपर पूरी बातचीत की जाएगी और उसी को ध्यान में रख के जो फिर पॉलिसी बनेगी। फिर आते हैं हम लोक नीति प्रक्रिया क्या है, यानी कि एक पब्लिक पॉलिसी को बनाने की जो है वो क्या प्रक्रिया हो सकती है, उसकी क्या प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। लोक नीति बनाने की प्रक्रिया जो है वो एक प्रॉपरली पूरा प्रोसीजरल काम है, क्रमबद्ध तरीके से काम किया जाता है, ठीक है, और पूरा सस्टेनेबल कार्य है, ठीक है, उसके साथ काम किया जाता है। तो नीति पर जो फीडबैक से जो दूसरी नीति का निर्माण होता है, यानी कि पहली कोई एक नीति बनेगी ना, उस नीति का फीडबैक जो आएगा उससे जो है फिर दूसरी नीति बनेगी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमने एक नीति बनाई,
ये हमने पब्लिक के अंदर उतारी, पब्लिक ने देखा, इसका रिस्पॉन्स आया, इसका रिस्पॉन्स यहाँ फीडबैक बन गया, ये फीडबैक यहाँ आया, अब इसके पास वापस आ गया गवर्नमेंट के पास, ये नीति थी, ये पब्लिक में गई यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक ने अपना रिस्पॉन्स दिया, ये फीडबैक है, फीडबैक से फिर क्या हुआ, वापस क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने अब अपनी दूसरी पॉलिसी बनाई, अब ये वापस आएगी। तो इस नीति का परिणाम है कि दूसरी नीति बनी, ठीक है। इससे क्या है, इसके अलग अलग जो है वो स्टेप हो सकते हैं, लोक नीति निर्माण के, पब्लिक पॉलिसी बनाने के अलग अलग स्टेप हो सकते हैं। पहले देखें, ठीक है, लोक निर्माण होता कैसे। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी नीति बनाई जाती है, सबसे पहले देखा जाएगा कि पहले उन प्रॉब्लम्स को या फिर उन टारगेटेड जो ग्रुप हैं उनको पहचानने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। माने कि जिन्हें, जिस भी ग्रुप को जो है वो किसी नीति की मान लीजिए जरूरत है, ठीक है, भाई किसी ग्रुप को मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की जरूरत थी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ढूंढना था ना, तो सबसे पहले काम क्या होगा, पहले ये देखा जाए कि यार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन आएगा, किसके लिए होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट की जाए, प्रॉब्लम की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दूसरी बात इससे रिलेटेड कौन है, कौन लोग हैं इससे रिलेटेड, उनको पहचानो, ठीक है। तो ये जो है लोक नीति निर्माण का पहला चरण है, प्रारंभिक प्रारंभिक रिसर्च है, ये पहली रिसर्च है, ठीक है, प्राइमरी रिसर्च स्टार्टिंग का काम है जो, ठीक है। इससे क्या है कि किसी समुदाय में समुदाय समूह विशेष द्वारा यानी सामना की जा रही समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति निर्माण किया जाता है। कि जैसे कि मान लीजिए हरियाणा के अंदर क्या बना हुआ है, अब हरियाणा के अंदर जो वो डीएससी बना दिया गया, लग रहा था कि एससी है पहले, अब एससी से भी निकाल करके डीएससी बनाया, अब इससे निकाला कि कौन कौन पीड़ित है वही इस चीज से, कि उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हरियाणा के अंदर बना दिया गया, तो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट बना इससे निकाल करके, ठीक है, इसके अंदर से अलग अलग जातियां निकाल दी गई हैं। अब इन्होंने एक समूह पहचान कर ली, ठीक है, वो समूह जो है अब माना जाएगा डीएससी होगा वो, अब उसको कैसे लागू करेंगे, तो इसको लागू करने के कई तरीके हो सकते हैं, इसी चीज को नीति निर्माण करने के, जैसे लोगों की समस्याओं को पहचानना, पहला काम, ठीक है, पहले लोगों की समस्या पकड़ी जाएगी, क्या समस्या है देखते हैं, फिर नीति एजेंडा में लोगों की समस्याओं को रखना, यानी कि जब हम पॉलिसी मेकिंग जो है, पॉलिसी एजेंडा जो होता है वहां पे क्या है कि उस एजेंडे में उस प्रॉब्लम को रखेंगे कि ये प्रॉब्लम है भाई सोसाइटी में, फिर क्या करेंगे, समस्या से निपटने के लिए जो है, जो समस्या आई है, ये प्रॉब्लम जो है, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसके क्या समाधान हो सकते हैं, तो उन समाधानों में देखते हैं कि क्या विकल्प सबसे बेहतर है, तो हम देखते हैं कि कितने विकल्प हो सकते हैं इसको समाधान करने के, ठीक है, तो हमने विकल्प तलाशे, फिर इसके बाद क्या करते हैं, विकल्पों के समुच्चय से, यानी कि फिर हम देखते हैं बहुत सारे विकल्प थे, फिर हम देखते हैं कि एक विकल्प चुनना, तो एक विकल्प का चयन हो जाएगा, अंतिम निर्णय ले लेंगे कि हाँ ये विकल्प है, इससे समाधान कर देंगे हम, ये इसकी प्रोसेस रहेगी। फिर है जो ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स में जो है आधिकारिक भागीदार में इसमें कौन शामिल होंगे, विधायक होंगे, कार्यपालिका नीति निर्माण में जो है वो कार्यपालिका जो वो इसमें शामिल होगी, ठीक है। तो ये शामिल होने के बाद में काफी क्या है कि फिर जैसे न्यायपालिका जो है वो भी इसमें कई बार शामिल हो सकती है, ठीक है। तो तुरंत आवश्यकता होने पे जो वो नीति निर्माण के कार्य में संलग्न यानी कि संबंधित हो सकती है, यानी कि कौन कौन शामिल होंगे इसमें, अधिकारी शामिल हो सकते हैं, विधायिका यानी कि हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये इसको पॉलिसी मेकिंग में शामिल हो सकते हैं। फिर इसमें साथ में गैर आधिकारिक जो हमने अभी बात की थी कि दबाव समूह शामिल हो सकते हैं, सिटीजन शामिल हो सकते हैं, मीडिया शामिल हो सकती है, व्यापार के यानी कॉर्पोरेट समूह शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सरकार के ये सारे के सारे, मतलब ये सारे के सारे सरकार का जो डिसीजन होता है उसको काफी इफेक्ट करेगी, उसको काफी इफेक्ट होगा इस चीज का इनका, तो ठीक है, नीति एजेंडा में रख करके, मतलब कि नीति एजेंडा जो है पॉलिसी एजेंडा जो होता है उसमें जब रखा जाता है तो नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इसमें सहायक सिद्ध होती है कि पब्लिक ने क्या डिमांड की, पब्लिक के अंदर से भी तो व्यू आते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन को ले लेगी सरकार, तो ऐसा सरकार के ध्यान को समाज की जो समस्याएं हैं, समस्याओं की ओर खींचा जाता है, मतलब कि समस्याओं की, यानी कि ये जो लोग हैं सरकार का ध्यान जो है वो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ खींचने का काम करते हैं, ये जो अनऑफिशियल जो होते हैं, ठीक है। साथ में जो है मीडिया जो है, मीडिया भी जो है इसमें काम करता है कि इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो दोनों तरीके से, वायलेंट तरीके से भी और नॉन वायलेंट तरीके से भी, दोनों तरीकों को जो है वो पैदा करती है सोसाइटी के अंदर, सरकार को बताती है, वो भी चेताती है कि आपको ये काम करना चाहिए। जैसे आप लोगों को मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागरिकता संशोधन कानून, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हुई है, 3 तलाक वाला मुद्दा बहुत ज्यादा डिबेट हुई, चिपको आंदोलन जो है बहुत ज्यादा डिबेट हुई, तो ये चीजें हैं। पहली चीज हुई नीति निर्माण, पहला काम हो गया, नीति बन गई, ठीक है। अब दूसरे काम पे आते हैं, नीति का क्रियान्वयन, यानी कि नीति को लागू करना है, अब नीति लागू होगी, नीति को लागू करने का काम जो हो उसकी प्रक्रिया में, ठीक है, योजना को जो हमने प्लानिंग किया है उसको अब लागू करना है, तो धरातल पे यानी कि हमें अब यथार्थ में लेके आना उसको, ठीक है, रियलिटी में उतारना, कागज से उतार करके ग्राउंड पे लेके आना है, ठीक है। तो इस चरण में क्या होता है कि यहाँ पे जो नीति है, नीति को कागज से कार्य की ओर ले जाती है, मतलब कि कागज से निकले
काम की ओर, जहां पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इसको रियलिटी में लेके आना है, ठीक है, और नीति के जो वास्तविक लाभकर्ता यानी कि जिनको फायदा होना है इस नीति का, ठीक है, उन तक पहुंचानी है, ठीक है। यानी कि हमने एससी से डीएससी बनाई है, तो डीएससी जो लोग शामिल किए हैं डीएससी में उन तक पहुंचनी चाहिए, वहां तक पहुंचाने का काम होगा, ठीक है। तो नीति क्रियान्वयन निर्माण करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो ताकत और कमजोरियों को जाहिर करती है, ठीक है। जब हम इसको लागू करते हैं नीति को, तो उससे पता चलता है कि नीति सही है, गलत है, वो कितनी ताकतवर है, कितनी इफेक्टिव साबित हुई, कितनी कमजोर साबित हुई, वो सब बताएगी नीति क्रियान्वयन में, ठीक है। तो अब ये है कि कौन नीति को लागू करेगा, लागू कौन करेगा नीति को, लागू कौन करेगा, लोक प्रशासन या नौकरशाही, यानी कि हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो और हमारी जो नौकरशाही है वो, ये मिलकर के लागू करेंगे उसको, ठीक है। तो नीति के क्रियान्वयन का जो मुख्य संगठन है, तो वो ये लोग हैं, ये जो है जिसकी हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो, यानी कि स्थायी कार्यपालिका, ठीक है, वो काम करेगी। कुछ अन्य भी हैं जिसमें हम बात करते हैं कि विधायिका है, दबाव समूह है, सामुदायिक संगठन है, न्यायपालिका, ये भी इसमें काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नीति क्रियान्वयन जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है, इसको लागू करना जो बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये, ठीक है। इसके अंदर जो इनकी वजह से जो काफी सारी जो समस्याएं भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ज्ञान और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी हो, ठीक है। इसको लागू करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नॉलेज भी होनी चाहिए और पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल रिसोर्स भी होने चाहिए, वो कम नहीं होने चाहिए, वो भी होते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। फिर पॉलिटिक्स जो है वो हमारी बहुत यानी कि पॉलिटिकली आपके पक्ष में जो हो समर्थन होना चाहिए। सीएए को लागू करना था तो आपके पक्ष में जो है वो समर्थन होना चाहिए था, ठीक है। कृषि कानूनों को लागू करना था तो पॉलिटिकली आपके पास समर्थन होना चाहिए था, ठीक है। तो पॉलिटिकल समर्थन भी बहुत जरूरी है, वो नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो नहीं लागू हो पाएगी, ये प्रॉब्लम है। तो लोगों की जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोगों का सहयोग है, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है, लोगों के सहयोग की कमी है, लोगों का पार्टिसिपेशन कम है, तो पॉलिसी को लागू करना बड़ा मुश्किल है। फिर जो है जो शक्तिशाली समूह होते हैं, ठीक है, जो पावरफुल ग्रुप हैं, उनका साथ होना जरूरी है, ठीक है। वो आपके पक्ष में होने चाहिए, ठीक है। वो नीतियों का जो वो पॉलिटिसाइजेशन करे, वो राजनीतिकरण करे, वो लोगों को समझाएं, वो इसमें साथ करें। फिर शक्ति का केंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइज होनी चाहिए पावर, डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। वो अगर होगी सेंट्रलाइजेशन तो दिक्कत आ जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन। तो पदानुक्रम नौकरशाही की संरचना, यानी कि लाल फीता शाही जो है वो भारत में जो है, यानी कि हायरार्किकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, या हायरार्किकल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो वो दिक्कत करता है लाल फीता शाही, यानी कि काम होगा प्रोसेस से, ठीक है, कानून से चलता रहेगा चाहे कितने ही दिन लग जाए, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है लागू करने में, तो उसको लागू करना बड़ा मुश्किल काम है। तो लागू करने के लिए ये स्टेप्स हैं, ये चीजें जो है ये पूरी होनी चाहिए हमारे पास। ए से लेके सी तक की जो जितनी बातें की हैं हमने, ये ई तक आएगा, सी लिखा गलत लिखा तो इसको हटा लेना। तो यहाँ तक की जितनी बातें वो लागू करने में बड़ी समस्या आती है, उनको लागू करना चाहिए, ठीक है। फिर है नीति का मूल्यांकन। नीति का मूल्यांकन कैसे होगा, नीति मूल्यांकन कैसे, तो नीति प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वो इसका इवेल्युएशन करना होता है। इवेल्युएशन में मतलब कि इसका अर्थ है कि मतलब कि जो कंप्लीट पॉलिसी बन जाएगी, पॉलिसी को लागू कर दिया, फिर हमें देखना कि ये क्या सफल रही या नहीं रही, ठीक है। तो इसका एक तरीका है, सही तरीका जानने का, तो कोई नीति सफल रही या असफल रही, तो भविष्य में बनने वाली जो नीतियां हैं वो इसके लिए जो वो क्या करेगी। मान लीजिए कोई असफल रही तो भविष्य की नीतियां बनाने में दिक्कत आएगी, हमें पता चल जाएगा कि हमारी दृष्टि जो है वो क्या कहेगी, फिर हमें लगना चाहिए कि हाँ अब बना सकते हैं। अगर सफल हुई तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ क्या चाहिए पब्लिक को, कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह के नीति मूल्यांकन के लिए 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो नीति सामर्थ्य, नीति का सामर्थ्य होना, फिर है नीति प्रभावीपन होनी चाहिए, नीति का प्रभाव बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। नीति का असर क्या है, ठीक है। हम ये 3 चीजें इवेलुएट कर लें कि नीति में कितना तो दम था, कितनी प्रभावशाली थी, कितना उसका असर रहा। ये 3 चीजें जो है ये बता देंगी कि नीति कैसी थी, ठीक है। तो उद्देश्य जो है समाज पर नीतियों के असर का मापन करना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि समाज पे उसका क्या असर रहा, ठीक है। तो ये देखना कि कहाँ लक्ष्य विशेष हासिल, मतलब कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए वो पूरे हुए ना नहीं हुए, ये देखना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो जोसेफ एच हॉली ने 3 प्रकार का मूल्यांकन बताया कि वो 3 तरीके से जो हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं, पॉलिसी को 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला कि कार्यक्रम असर मूल्यांकन, यानी कि कार्य पे कितना असर रहा, नहीं कि संपूर्ण असर और प्रभाव का आकलन, यानी कि कितना तो असर रहा, कितना प्रभाव पड़ा, वो हम कर सकते हैं। इसके बाद कार्य रणनीति मूल्यांकन, सबसे ज्यादा उत्पादक यानी कि नीति रणनीतियों के विशेष विश्लेषण का आकलन, यानी कि उनका विश्लेषण क्या रहा, एनालिसिस करना पूरा कार्य नीति यानी रणनीति, यानी कि कार्यक्रम की जो रणनीति वो तैयार की वो कैसी रही, वो तरीके से। फिर कार्यक्रम की निगरानी वो कैसे रही, जिसमें सफल हैं, दोहरे हैं, गतिविधियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर आकलन करना है, जिसमें नीति का जो प्रबंधकीय और प्रचालनीय सामर्थ्य है वो होना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम यानी कि जो काम किया है उसको देखना हमें कि जहां पे लागू किया वो लागू हुआ नहीं, ठीक है। उसको हमें ये देखना है कि ये व्यक्तिगत स्तर पे भी देखनी है, ठीक है। हमें ये भी देखना है कि ये
इंडिविजुअल स्तर पे ही नहीं कि ये एक समूह पे और इंडिविजुअल दोनों पे लागू होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि नीति का जो मैनेजमेंट है वो कैसा था, उसका क्या 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 दमदार थी वो नहीं थी, उसको समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो नीति का जो मूल्यांकन है आधिकारिक तौर पे अगर हम देखें, वो कौन करते हैं, जैसे विधायिका और उसकी जो समितियां हैं, ठीक है, लोक लेखा समिति है, कार्यकाल विभागीय मूल्यांकन रिपोर्ट जो पेश करता है, लोक लेखा क्या करता है, मतलब कि जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो क्या करती है, वो हमारे लिए पब्लिक रिपोर्ट जारी करती है, वो नीति का मूल्यांकन करती है कि ठीक थी या गलत थी, कितना पैसा कहाँ पे कैसे लगा। फिर गैर आधिकारिक जैसे रिसर्चर हैं, विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च करते हैं, निजी एजेंसियां हैं वो बताती हैं, फिर एनजीओज हैं वो बताती हैं, सार्वजनिक पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो बताते हैं वो कैसे की, कैसे इसको लागू किया गया, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब है कि किसी कार्यक्रम के असर प्रयोग की गई रणनीति, ठीक है, और लक्षित समूह यानी कि जिनके ऊपर लागू की गई थी, और रणनीति क्या थी, जिनको टारगेटेड जो समूह थे कम्युनिटी उनके ऊपर लागू हुई या नहीं, उनका प्रभाव क्या रहा, ठीक है। तो वहां पे जाके देखना पड़ेगा हमें, उनके जा करके पता करना पड़ेगा ये सही थी या नहीं, ठीक है। तो मूल्यांकन तभी हो सकता है किसी चीज का, ठीक है, तभी हम डायरेक्ट जाके उनको पता कर सकते हैं, सापेक्ष यानी कि उसको अच्छे से लागू करना, उसको पता करना कैसे हुई, ठीक है। तो किसी भी नीति के मूल्यांकन के लिए तो अलग अलग विधियां भी प्रयोग की जा सकती हैं, ठीक है। उसके लिए 3 विधियां जो वो नीचे हम देख सकते हैं, जैसे कि लागत विश्लेषण यानी कि कॉस्ट बेनिफिट क्या था, मतलब कि अगर हम कोई कि कई 3-4 विधियां लागू होती हैं, जैसे कि लागत लाभ विश्लेषण यानी कि कॉस्ट और बेनिफिट क्या रहे कि हमने कितना लाभ था, कितनी हानि हुई, ठीक है। इसके संदर्भ में हमें देखना है कि कितना फाइनेंस खर्च किया, कि प्रभाव क्या रहा, कि हमने जितना फाइनेंस खर्च किया वो ठीक था या गलत था। मतलब इसका ये है कि क्या लागत को देखते हुए नीति ने परिणाम दिए या नहीं दिए, कि हमने जो लागत डिसाइड की थी उसके परिणाम आए या नहीं आए। ये एक तरीका है इसको एनालिसिस करने का किसी भी नीति को, ठीक है। फिर प्रोग्राम प्लानिंग एंड बजटिंग, कि प्रोग्राम के लिए प्लानिंग की थी, उसके लिए कितना खर्चा, मतलब कि निर्णय लेने की जो प्रोसेस थी, ठीक है, उसको तार्किक होना बहुत जरूरी है, तार्किक बनानी है कि लॉजिकल होनी चाहिए जो हम निर्णय ले रहे हैं। साथ ही खर्च और जो निर्गत हैं वो चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी। इसके बाद जो है वो मतलब कि एक्सपेरिमेंटल मेथड हमें देखने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या कहते हैं, ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना, मतलब शुरुआत में जैसे ही हम बात करते हैं किसी भी जनसंख्या के ऊपर लागू की है, ठीक है, तो वो सब चीजें जो है वो हमें देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो पूर्व नीति के असर को समझने के लिए जो हमें एक कोई जो एक्सपेरिमेंटल प्रयोग किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल जो विधि है उसका हम यूज कर सकते हैं, कि हम एक समय पे देखा कि अभी हमने क्या लागू किया उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज रहेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है इसके अंदर मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सब चीजें देखना, मतलब कि एक तो डिफिकल्ट टास्क होते हैं बहुत सारे, फिर पार्शियलिटी ऑफ और बिजनेस होता है, जैसे शॉर्टेज ऑफ मैन पावर होती है, इरेलीवेंट डिटेंशन होती है, मतलब कि जो डाटा है वो इरेलीवेंट तरीके से मिल जाता है कई बार। फिर संगठन की मतलब कि रेसिस्टिंग चेंज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि संगठन परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। वो चीजें यहाँ पे जो है ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं एक नीति मूल्यांकन में, कोई भी नीति का इवेल्युएशन करना हो तब, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा भारत में नीति प्रक्रिया, इसको बाद में देखते हैं, आज के लिए जो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।